सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की करंट फाइनेंशियल कंडीशंस पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें फिच ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस्तेहकाम की जानिब गामजन करार दिया है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मुसलसल बेहतरी हो रही है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में तेजी से बड़ी कमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेहतरी का सबब बनी है। फिच रिपोर्ट में करंट फिस्कल ईयर के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 3% रहने की पेशगोई की गई है। इससे कबल IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक की से भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ करंट फिस्कल ईयर के दौरान 3% तक रहने की प्रेडिक्शन की गई थी, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 2.8% GDP ग्रोथ का तखमीना लगाया था। फिच रिपोर्ट के मुताबिक सख्त इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से रेमिटेंस और एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ है। करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में करंट अकाउंट $1 अरब 20 करोड़ सरप्लस रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल के फर्स्ट हाफ में तकरीबन इतना ही खसारे में था। फिच ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में होने वाली FDI को मुल्की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए खुशाइन करार दिया है और साथ ही आने वाले वक्त में पाकिस्तान में मजीद FDI के आने की भी पेशगोई की है, जो मुल्की मईशत के बेहतर होने का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी भी कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटर्नल लायबिलिटीज का इकोनॉमी पर बोझ बदस्तूर मौजूद है और मईशत को चलाने के लिए ग्लोबल लेंडर्स पर इन्हिसार कम नहीं हुआ है। करंट फिस्कल ईयर के दौरान $22 अरब से जायद एक्सटर्नल डेट मैच्योर हो रहा है, जिसमें तकरीबन $13 अरब के दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स भी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स एक बड़ा मसला है। कर्जों की अदायगी और नए कर्जों की ज़रूरत को कम करने के लिए नेशनल इनकम में सब्सटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, जिसके लिए 3% के करीब GDP ग्रोथ नाकाफ़ी है, जिसके लिए हुकूमत मुसलसल कोशिशें भी कर रही है। उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हुकूमत ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को 6% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है और मुल्क की इकोनॉमी के साइज को 10 साला गेम चेंजर मंसूबे के तहत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसका 5 E's फ्रेमवर्क भी सामने आ गया है। हुकूमत ने इस प्लान पर पेशकदमी भी शुरू कर दी है। करंट फिस्कल ईयर मुल्क की इकोनॉमी के एक्सपोजर के लिए बेहतर साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ के दौरान IMF की 3 बड़ी शराइत पहले ही पूरी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IMF की जानिब से 6 माह के लिए 2900 अरब सरप्लस का हदफ दिया गया था। हुकूमत ने बेहतर माशी फैसले किए, जिसके बाद अब हदफ के मुकाबले में 3600 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस हासिल कर लिया गया है। फर्स्ट हाफ के दौरान चारों सूबों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही है। चारों सूबों ने IMF के 750 अरब के टारगेट के मुकाबले में 776 अरब रुपए सरप्लस का बजट दिया है। 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में चारों सूबों ने 442 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स जमा किया है। हुकूमत और चारों सूबों ने मुल्की टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स आयद कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर से तकरीबन 800 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। FBR करंट फिस्कल ईयर के इब्तिदाई 7 माह के दौरान फिक्स टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा है और 7 माह के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल 468 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब माहिरीन को खदशा है कि साल के अख्ताम पर यह शॉर्टफॉल 800 अरब रुपए तक भी बढ़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो खासी हद तक अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं और दीगर चैलेंजेस हैं उन पर इस वक्त कैसे अबूर हासिल किया जा सकता है और उनका सामना कैसे हुकूमत करेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे माशियात भी हैं। तो अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। फिच की जो रिपोर्ट्स हैं और जो इस वक्त ओवरऑल दुनिया का पाकिस्तान पर इस वक्त थोड़ा में एतमाद एक नज़र आ रहा है, तो वो FDI की सूरत में कैसे कन्वर्ट हो सकता है और हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे अपने मुल्क में बढ़ता हुआ देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो आपने अभी फिगर्स बताए, रिपोर्ट बताई, जो हालात बताएं, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है, इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है और हम इस पोजीशन पर अब हैं कि टेक ऑफ करें। जहां हम 3% GDP के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अब मैं समझता हूं कि ये GDP रेशो हमारा डबल भी हो सकता है और जो हमारे डेफिसिट्स हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। आज करंट अकाउंट का सरप्लस होना $1.2 बिलियन का और फिर साल के आखिर में इसकी और मज़ीद बेहतर पोजीशन होना, मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो मसाइल जो है वो हल होने को हैं। तो पूरी दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर है और आगे आने वाले दिनों में CPEC के तहत चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे दाबीजी में और एक आध और फ्री ट्रेड जोन में आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान का
जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसकी मुसलसल इम्प्रूवमेंट है। लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 40% हम ज़्यादा हो गए हैं अब इसी सेम पीरियड के अंदर। और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर रहेंगी, हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो मैनेजेबल लिमिट्स पे रहेंगी। मोर और लेस $2-3 बिलियन शायद पिछले साल के मुकाबले में प्लस रहें, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सारा जो कंपोजिशन है वो पाकिस्तान की एक प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों से मशरूत है कि जहाँ हमारे रेमिटेंसेस बढ़ जाएं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कर्टेल डाउन हो इस सेंस में कि उससे हमारी जीडीपी का फ़र्क ना पड़े। आज मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ों में पाकिस्तान की लोकल मार्केट में जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। जहाँ हमारा इन्फ्लेशन रेट कम आया है, वीट की प्राइसेस, राइस की प्राइसेस, शुगर की प्राइसेस, ये सारी प्राइसेस जो हैं वो कमी की तरफ है। इसी तरह हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी तकरीबन 10-11% कम हो गया है और हम ये महसूस करते हैं कि 4.2 से 2.4 पे इन्फ्लेशन रेट का आ जाना और साथ ही साथ जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है उसमें अगले जून तक जो है यानी कमिंग 2025 जून तक हम सिंगल डिजिट देख रहे हैं। जहाँ ये सिंगल डिजिट हो जाता है उतना ही कर्जा पाकिस्तान का कम हो जाता है, उतनी ही हमारी रीपेमेंट्स कम हो जाती है और बाय एंड लार्ज पाकिस्तान जो है वो एक हेल्थियर पोजीशन की तरफ आ रहा है। कहाँ हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्ते का भी रिजर्व नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 से 3.5 महीने के रिजर्व पे आ गए हैं और आगे आने वाले वक्त भी जो है वो इससे बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। तो फिर कोई वजह नहीं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे वो पाकिस्तान में ना आए। पाकिस्तान का FDI जो है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। रिकॉर्ड एक और 2-3 और ऐसे हमारे बॉटलनेक से अब इंशाल्लाह वो भी हट जाएंगे और पाकिस्तान में FDI जो है वो बड़ी तादाद में इंशाल्लाह आने की उम्मीद है। सही। अब ये बताएं मतलब कि ये FDI बड़ी तादाद में आएगी तभी एक आम आदमी के हालात चेंज होंगे। अभी जो इन्फ्लेशन रेट जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट फाइनेंस मिनिस्टर भी ले रहे हैं कि वो 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है, वो बिल्कुल दुरुस्त फिगर है। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखें तो बेस प्राइस इस वक्त इतना हर चीज़ की बढ़ चुकी है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब बेस प्राइस का बढ़ जाना और फिर इन्फ्लेशन रेट का कम हो जाना, उसका एक बोझ तो अभी भी एक आम आदमी पर मौजूद है। देखिए एग्रीकल्चर में भी पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है और इस सेंस में कि हमारी प्रोडक्शन जो हैं वो सब तरफ बढ़ गई हैं। बिलखुसूस वीट की प्रोडक्शन जो है वो काबिल ज़िक्र है। इसी तरह मैं समझता हूँ राइस की लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप हुई थी, इस साल भी हम इसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुगर केन भी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बाय एंड लार्ज जब ये चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो लम्हाला उसकी प्राइसेस नीचे जाएंगी, कंज्यूमर की प्राइसेस नीचे जाएंगे और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो भी हमें सस्ती पड़ना शुरू हो जाएंगी। डॉलर का रेट भी मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू आज भी हम बार बार आपसे कहते रहे हैं कि 250 के ऊपर नहीं है, तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ आ जाता है तो इंपोर्ट्स हमारी सस्ती हो जाती हैं। हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होने की वजह से उसकी भी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। तो आम आदमी की जो शिकायत है वो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। वक्त के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के अवाम को एक खुशहाली की नवीद है जो आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर साबित होगी। तो अहमद साहब जब अभी हम देख रहे हैं कि सारे इंडिकेटर जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, तो फिर ये डॉलर को जो उसकी एक्चुअल वैल्यू दीगर एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, आपने भी जो बताई है, यहाँ तक लाने में फिर रुकावट इस वक्त क्या है? इस एक्चुअल वैल्यू पर अगर डॉलर आ जाता है तो हमारा जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो भी काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि 2-2.5 साल में 3 साल में जो पाकिस्तान को अभी रीपेमेंट्स करनी है वो एक बड़े बोझ की सूरत में मौजूद हैं और उसका बहरहाल इंतज़ाम तो करना है वक्त के साथ साथ। देखिए सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी बढ़ती रहें, कम ना हो और जिसकी जो पोजीशन है, जो हमारी प्रोडक्शन लेवल है कि जी 33-34 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स होगी इस साल, वो हमारा पूरा हो जाए। तो ये 34-35 बिलियन डॉलर की अगर एक्सपोर्ट्स हमारी इस साल हो जाती है और अगले साल का टारगेट हम ज़्यादा और लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा एक्सचेंज रेट है वो सस्टेनेबल लेवल पे जो है वो नीचे होता जाएगा। जहाँ वो नीचे होता जाएगा वहाँ मैं समझता हूँ हमारे इंपोर्ट्स को भी फ़ायदा होगा। हमारी कंट्री की जो रीपेमेंट है, जो एक स्टैगरिंग फिगर है 100 बिलियन डॉलर के ऊपर का, उसको जो है वो उसमें जो है वो कमी आ जाएगी और फिर इसका जी डेट पेमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी जो फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्जन है वो आसान हो जाएगा, कम हो जाएगा
और बाय एंड लार्ज इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बूस्ट इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लीप 2025 में पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर पाया इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तेजी से बदलती दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम रोल है। आईटी सेक्टर की बढ़ती अहमियत को दुनिया भर में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त आईटी की मदद से काम को आसान और मुनाफे को डबल किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज आईटी सर्विसेज के रेवेन्यू से इकोनॉमी को मजबूत कर रही हैं। पाकिस्तान भी अपने आईटी सेक्टर पर खास फोकस कर रहा है, जिसके नताइज भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2024 में आईटी एक्सपोर्ट 34 करोड़ 80 लाख डॉलर से जायद रही हैं। एक्सपोर्ट में माहाना 12% और सालाना 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ के दौरान आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट में 28% इजाफा हुआ है, जो 1 अरब 86 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई हैं। हांगकांग में होने वाली एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तान की आईटी कंपनीज ने 8 बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स का 42% हिस्सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से वाबस्ता फ्रीलांसर्स की आलमी तादाद का 10.5% बनता है, जो बांग्लादेश, श्रीलंका और जनूबी एशिया के कई दीगर ममालिक से भी ज्यादा है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को 178% ग्रोथ मिली है। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 10 लाख आईटी फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, जिन्होंने जुलाई से दिसंबर के दौरान 20 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाया है। हुकूमत का टारगेट है कि 2030 तक आईटी एक्सपोर्ट्स को 5 अरब डॉलर से जायद तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर के पोटेंशियल को देखते हुए फॉरेन कंपनीज भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को तरजीह दे रही हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किदा होने वाले आईटी कॉन्फ्रेंस लीप 2025 बहुत अहमियत की हामिल है। वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने लीप 2025 में शिरकत करते हुए सऊदी कंपनीज और सनतकारों को पाकिस्तान की बढ़ती हुई आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की दावत दी है। आईटी कॉन्फ्रेंस लीप 2025 में 100 से जायद लोकल कंपनीज भी शिरकत कर रही थी, जो पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आईटी फर्म्स और फ्रीलांसर से फायदा उठाने का प्लान बना रही हैं। पाकिस्तान आईटी फोर्स रखने वाले बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि सालाना 1 लाख से जायद आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट में इन हो रहे हैं। चंद माह बाद डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने डिजिटल एफडीआई का कॉन्सेप्ट अब शुरू कर दिया, उस पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी मदद से आईटी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को मिलियन ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर बिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट है। पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की इनकम जीडीपी का सिर्फ 1% है। हुकूमत ने आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को चंद बरसों में 25 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है और लीप 2025 से पाकिस्तान किस हद तक फायदा उठाने में कामयाब रहा। दीगर सेक्टर्स में फिर एफडीआई को मजीद मौसर और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन के ट्रेड के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम इस तरह के इवेंट्स में देखते हैं कि हुकूमती सतह पर पार्टिसिपेशन तो होती है, कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट्स आपको लग रहा है कि इस लीप 2025 के नतीजे में पाकिस्तान के साथ हो सकती हैं और आईटी समेत दीगर सेक्टर्स में कुछ सरमायाकारी, कुछ इन्वेस्टमेंट की तवक्को हम रखें इस इवेंट के बाद? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बड़ा दुरुस्त बोला कि एक आईटी इज़ अ शाइनिंग स्पॉट फॉर पाकिस्तान। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसकी काफ़ी वजूहात है। एक वजह ये है जिस आपने कहा कि पाकिस्तान में टेक डेवलपर्स बहुत ज़्यादा है। थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ टेक डेवलपर्स ऑन फ्रीलांसर्स जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी टेक डेवलपर्स की कॉस्ट इंडिया के मुताबिक कम है, हमारी क्वालिटी भी एवरेज है, इम्प्रूव हो सकती है, मगर हमारी सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। करीम जो मिडिल ईस्ट की सबसे पहली टेक यूनिकॉर्न थी, उसके फाउंडर पाकिस्तानी। ज़मीन.com एक और यूनिकॉर्न है, वो भी पाकिस्तानी। सो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट ब्रांड, वी हैव गुड क्वालिटी टैलेंट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। और हमारी आईटी कंपनीज जैसा सिस्टम्स है, इनकी हाई क्वालिटी है, इनके मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे बड़े क्लाइंट्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है। और लास्ट जो आपने बोला कि लीप में जिस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी तरफ से इन्वॉल्वमेंट रही, कंपनीज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट रही। सऊदी में मैं आपको बताऊं कि जितने भी बड़े टेक्नोलॉजी के इवेंट्स होते हैं उसमें
दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़्यादा होती है, एक यूके और दूसरा पाकिस्तान। और यूके से भी जो ज़्यादातर कंपनीज आती है उनका पीछे से बैकग्राउंड पाकिस्तान का ही होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। और जो गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले रही है, खासतौर पर जो हमारी आईटी मिनिस्टर है शहज़ाद फातिमा, वो सेक्रेटरी आईटी जो है ज़रक, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी कमेंडेबल कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सही, लेकिन अली फरीद साहब, हमने कोई ऐसी कमिटमेंट ऐसी नहीं देखी जो एफडीआई से मुतालिक हो या आईटी सेक्टर में कुछ सऊदीया इन्वेस्ट करने में इस वक्त दिलचस्पी दिखा रहा हो या कुछ और प्राइवेट कंपनीज दिखा रही हों। तो जो मकासद हम इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इसमें शिरकत करके हासिल कर सकते थे, क्या उसके करीब पहुँचने में हमें कोई कामयाबी मिली आपकी नज़र में? जी जी बिल्कुल। ये टेक एक ऐसी अच्छी फील्ड है जिसमें हमें एमओयूज कम मिलते हैं और असल प्रोग्रेस ज़्यादा मिलती है। जो आपने नंबर्स बोले थे कि पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्रो कर रही है बाय मोर देन 20%, वो इसलिए ग्रो कर रही है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो मिडल ईस्ट से आ रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी जो है टेक की, वो सिस्टम्स है। अगर आप सिस्टम्स के नंबर देखें तो आपको पता चलेगा कि आधी से ज़्यादा जो उनके रेवेन्यूज़ है वो मिडल ईस्ट से ही आ रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि टेक में एमओयूज कम और रियल प्रोग्रेस ज़्यादा है। और क्योंकि रियल प्रोग्रेस ज़्यादा है, वो टाइम ज़ाया नहीं करते एमओयूज के अनाउंसमेंट करने के लिए और मीडिया को बताने के लिए। वो सर नीचे रख के काम कर रहे हैं, मगर उसका रिजल्ट आपको आईटी के नंबर्स में नज़र आ जाएगा। सही, तो हम जो हमारा आईटी सेक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल है, क्या उसको हम अभी भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं या अभी वो अंडर यूटिलाइज है? चूँकि $5 अरब को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 3, सवा 3 या $3.5 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। और जो वर्क फोर्स है हमारी, टेक फोर्स, नंबर्स के हिसाब से तो वो बहुत ह्यूज है। तो उसको हम पूरी तरह से भरपूर तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करके और इन डॉलर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है इस चीज़ में। और यही इस चीज़ की खूबी है कि ग्लोबल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट की और ज़रूरत है, और पाकिस्तानी टैलेंट उसमें अब्जॉर्ब हो सकता है। इसमें एआई का एरिया है, ब्लॉकचेन का एरिया है, नई एरियाज है जैसा क्वांटम कंप्यूटिंग। सो इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमने अभी तक उसको किस तरह और यूटिलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपना इंटरनेट की क्वालिटी इंप्रूव करें, जो रिस्ट्रिक्शन से इंटरनेट को उसको कम करें। दूसरा, अपने टेक ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। हमारे क्वालिटी, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने क्वालिटी ऑफ टैलेंट को इम्प्रूव करें बाय इन्वेस्टिंग इन देम। सो जितनी ज़्यादा एजुकेशन की तरफ फोकस हो सकता है ऑन ट्रेनिंग पीपल, स्पेशली ऑन एआई, दैट विल हेल्प। आई नो दैट कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है। हुआवे के साथ भी हमने पार्टनरशिप की है, गूगल के साथ भी की है। सो आई एम वेरी होपफुल कि कम से कम टेक एक ऐसा एरिया है जिसमें government will exceed the targets which they have set up. It's very promising. और हम ये जो हमें 1 लाख इस वक्त जो हमारी आईटी ग्रेजुएट्स हैं वो हम देख रहे हैं कि वो निकल कर आ रहे हैं, उसमें हमें कोई 10, 15, 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जो कि स्किल्ड हैं, उनका स्किल सेट थोड़ा बेहतर है। तो इस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, मज़ीद प्रोडक्टिव करने के लिए हम वो पेस नहीं पकड़ पा रहे हैं। अभी भी दुनिया से हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। ये इसकी क्या वजूहत आपकी नज़र में? देखिए, दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में। हम आपके शो में भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारा जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव्स पे बात करती है वो प्रेस अनाउंसमेंट ही होती हैं, एमओयूज होते हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आती है, पीछे कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट सेक्टर पीछे रहा होता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है जिसमें प्राइवेट सेक्टर आगे है, फ्री लांसर्स ज़्यादा आगे हैं और गवर्नमेंट पीछे है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। अब गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट यही रोल प्ले कर सकती है कि लोगों को ट्रेनिंग दे, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ट्रेनिंग दे, और अपने रोल को पीछे ही रखे, ना ही कि इसमें भी वो आगे आ जाए और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी रोक दे। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि इंटरनेट पर जो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान में लगती है उससे प्राइवेट सेक्टर को बड़ा नुकसान होता है, पाकिस्तान की परसेप्शन में बड़ा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट अगर पीछे रहे तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि एक वाहिद एरिया जिसमें फ्रीलांसर्स और प्राइवेट सेक्टर खुद सीख कर और खुद इनिशिएटिव लेकर दे कैन परफॉर्म क्वाइट वेल। गवर्नमेंट जहाँ पे सपोर्ट कर सकती है वही इनेबलिंग है, कि इनेबलिंग ट्रेनिंग ऑफ पीपल इन न्यू ग्रोथ एरियाज।
सही। और अभी अली फैज़ साहब ने देखा कि जब डीप सीक आई तो उसने किस तरह से पूरी दुनिया में हलचल मचाई, अमेरिका और बड़ी दीगर जो एआई की इस वक्त मार्केट्स हैं उनको बड़ा टफ टाइम दिया। फिर अली बाबा जो कि एक प्राइवेट कंपनी है उसने डीप सीक को भी चैलेंज किया। तो ये इस तरह के चैलेंज हम पाकिस्तान से इस तरह की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर बैठकर क्रिएट कर सकते हैं, या हमारे यहाँ वो पोटेंशियल और टैलेंट वो मौजूद है, और अगर है तो उसको वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, उसको एक कलेक्टिवली ऊपर आने का मौका नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास टैलेंट है। और अगर आप दुनिया की टॉप की टेक कंपनीज उठाए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजोन, इनकी टॉप कंपनी पर टॉप पोजीशन से पाकिस्तानी भी हैं। इंडियन ज़्यादा खबरों में आता है कि जो सीईओज हैं, मगर अगर आप उनसे एक लेयर नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी टैलेंट मिलेगा जो इन कंपनीज में काम करते हैं। और वो वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल की। अगर आप ब्लॉकचेन की फॉर एग्जांपल मिसाल लें तो उसमें डॉक्टर मुनीब अली लम्स के ग्रेजुएट है, आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए, पिंडी से ताल्लुक़ है उनका। ही इज़ अ टेक बिलियनियर बेस्ड इन न्यूयॉर्क। इसी तरह ऑलमोस्ट हर एरिया में आप एआई का एरिया ले ले, उसमें एनवीडिया जैसी कंपनी के जो टॉप के एग्जेक्टिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से तालीम हासिल की। सो इसमें यू विल सी अ लॉट ऑफ इनोवेशन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई थिंक एक ऐसा एरिया जिसमें हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मुझे जो सबसे चीज़ प्रॉमिसिंग लगती है कि जब मैं पाकिस्तान के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने खुद ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सीखी होती है, समझी होती है, and they are now working for companies in Saudi Arabia, in Germany, in UK. So there are a lot of success stories, and ये एक वो सेक्टर है जिसमें हमें एज अ पाकिस्तानी प्राउड होना चाहिए अपने पोटेंशियल के बारे में। अली फैज़ साहब, जब हुकूमत पीछे रहती है इस तरह के मामलात में तो फिर हमारे इन टेक एक्सपर्ट्स को आप देखें दूसरे ममालिक में जाके सर्व करना पड़ रहा है। फिर ये सऊदीया में या यूके में या अमेरिका में जाकर सर्व करने पर मजबूर हैं, पर पाकिस्तान में उनके पास वो फैसिलिटीज़ या उस तरह की जॉब की जो उस वक्त मौके हैं वो मौजूद ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम इस इंडस्ट्री को कैसे मज़ीद ग्रो करेंगे, ऐसे एक्सपर्ट्स दे सकेंगे जो इस वक्त बाहर सर्व कर रहे हैं? जी, द रीज़न कि पाकिस्तान का इसमें पोटेंशियल है वो यही है कि टेक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बाउंड्रीज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक इंटरनेट है और बिजली है, इन तीन चीज़ों की अगर मेरे पास हो तो मैं खुद सीख कर और ख़ुद ग्लोबल इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इसलिए दुनिया के 3rd लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी है। तो हुकूमत अगर ये 3 चीज़ें दे दे कि इंटरनेट दे दे जो तेज़ हो, बिजली दे दे जो कि आती हो, और तीसरा कि लोगों को फैसिलिटी दे दे कि वो पार्टिसिपेट कर सके ग्लोबली इस कनेक्शन में, तो पीपल विल डू वेल। इशू ये है कि जो मैं इसलिए मेरे खदशात इसलिए है कि हुकूमत जब इन्वॉल्व होती है तो वो नॉर्मली गलत चीज़ों को रोक ही देती है। यानी वो इंटरनेट को तेज़ करने के बजाय वो इंटरनेट को रोक देगी, बिजली को फैसिलिटेट करने के बजाय उसको बंद कर देगी, और लोगों पे वो जितना टैक्स की जिस रजीम उन्होंने लगाई हुई है वो उससे लोगों पीपल प्रेफर कि यार गवर्नमेंट को नहीं पता हो, खामोशी से काम कर दो। उनको पता चल गया कि हमने 500 लोग हायर किए हुए जो टेक के डेवलपर्स हैं, तो वो आके हमारा काम ही रोक देगी। तो दैट्स वाई इन दिस इंडस्ट्री पीपल एक्चुअली प्रेफर टू स्टे बिलो द रेडार। इसलिए जो इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो मीडिया पे या पब्लिक उसमें नहीं आते, क्योंकि लोग डरते हैं कि हुकूमत को पता चल गया तो वो आके काम ख़राब ही कर देगी हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड। हमारे माशियात गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF की जानिब से दिए गए $7 अरब के लोन प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हुकूमत IMF की सख्त कंडीशंस को पूरा करने की कोशिशें कर रही है। हुकूमत IMF की हिदायत पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाने में कामयाब हो गई है। चारों सूबाई हुकूमतों की जानिब से कानून साजी करके एग्री सेक्टर पर इनकम टैक्स नाफिज कर दिया गया है। FBR के मुताबिक ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होंगे। प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की स्टेटमेंट 30 सितंबर 2025 में शामिल कर ली जाएगी। 6 लाख रुपए की सालाना ज़राई इनकम पर कोई इनकम टैक्स आयद नहीं होगा। पंजाब असेंबली ने ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का कानून 15 नवंबर 2024 को मंजूर किया। पंजाब में सालाना 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 15% इनकम टैक्स आयद होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ज़राई आमदन पर टैक्स का कानून 27 जनवरी 2025, जबकि सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली ने 3 फरवरी 2025 को मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर अमल दरामद 1 जुलाई 2025 से होगा। सिंध में 45% तक टैक्स आयद होगा। लिस्टेड
लिस्टेड कंपनी बनाने पर एग्रीकल्चरल सेक्टर से 20 से 28% टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राई आमदन 15 करोड़ से जायद हुई तो सुपर टैक्स का इतलाक भी होगा। सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 10% सुपर टैक्स आयद होगा। छोटी कंपनीज की ज़राई आमदन पर 20% और बड़ी कंपनीज के लिए टैक्स की शरह 28% मुकर्रर की गई है। एग्रीकल्चरल सेक्टर नेशनल इकोनॉमी का तकरीबन क्वार्टर होने के बावजूद इस सेक्टर ने गुज़िश्ता माली साल में 3.7 ट्रिलियन रुपए के डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली में 0.1% से भी कम हिस्सा डाला था। पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में रहने के लिए तकरीबन 13,000 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का हदफ पूरा करना होगा, जिसमें 468 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क के GDP में 22% से ज़ायद एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है। अब कुछ माहिरीन का कहना है कि टैक्स रेट IMF के कहने पर 15 से 45% तो कर दिया गया है और इसके लिए तमाम सूबों ने कानून भी फौरी मंजूर कर लिए हैं, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम ही है कि इससे टैक्स रेवेन्यू में कोई बड़ा इजाफा हो सकेगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में असल रुकावट कवानीन पर अमल दरामद का ना होना है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से सही टैक्स वसूल किया जाए तो सिर्फ इस सेक्टर से तकरीबन 800 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स सालाना जमा किया और टैक्स रेवेन्यू के बहुत से मसाइल भी हल हो सकते हैं। अब इससे ज़राई सेक्टर पर बोझ कितना ज़्यादा पड़ेगा और क्या वाकई रेवेन्यू में इजाफा हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इकरामुल हक साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद नवाज शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदर हसीन आबादगार बोर्ड के दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवाज शाह साहब, पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि ये ज़राई टैक्स नाफिज किया गया है चारों सूबों में कानून साजी के बाद, अब इसका इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। एक आम किसान इसके बाद क्या सोच रहा है, जिसकी जो 12 लाख से जायद आमदन वाला किसान है या 6 लाख से जायद जिसकी आमदनी है, जिस पर यह टैक्स नाफिज हुआ है, इस वक्त उसका क्या रिएक्शन है? जी, एक दो बातें आपको मैं गुजारिश कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, अनफॉर्चुनेटली वो जो भी टैक्स पे करता है तो उसको एज ए रिकग्नाइज की नहीं किया जाता एज ए टैक्स पेयर, उसको FPR में दोबारा रिटर्न भरना पड़ता है। जितना भी विथहोल्डिंग अगर हम देते हैं तो उसका भी कोई एडवांटेज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में नहीं होता, क्योंकि ये प्रोविंशियल है और वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। तीसरी बात ये कि आप ये नंबर बता रहे हैं 800 अरब रुपए इस साल के लिए कह रहे हैं कलेक्ट, तो अल्लाह करे इस मुल्क में कलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार ने खुद ज़राअत कह रहे हैं कि हमने डीरेगुलेट कर दिया, और डीरेगुलेशन करने के बाद आपकी जितनी भी मेजर कमोडिटीज हैं उनका पिछले साल से रेट्स कमोडिटी के सही। अच्छा, एक बस महमूद साहब एक जुमला मेरा ले लीजिएगा, वो जो अगले साल जब ये टैक्स पहली बार लागू होगा 1 जुलाई से, तो 300 अरब का टारगेट है, ये 800 अरब का तो मैक्सिमम पोटेंशियल है हमारे एग्री सेक्टर में। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो पोटेंशियल है उसकी बात करनी चाहिए, फिर बाकी 500 अरब कहाँ जाएंगे। चलें 300 अरब की बात ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आप पाकिस्तान की 5 मेजर प्रोड्यूस में से 4 का रेट्स पिछले सालों से इस साल कमोडिटी रेट्स कम हुए हैं। जो आपकी लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप जो गंदम है वो तकरीबन 50% रहा, 4000 से कोई 2000 और 2200 रुपए ये रेट रहा। एक सेकंड, आपके प्रोडक्शन के नंबर्स सारी जो मेजर कमोडिटीज हैं उन सारों के कम है। गन्ना हो, आपकी लास्ट ईयर की, इस साल की गंदम जो लगी है इस वक्त वो हो, आपकी कॉटन की प्रोडक्शन हो, आपके पैडी की यानी धान के फसल की प्रोडक्शन हो, वो सारी प्रोडक्शन कम है। कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे 10 से 15% आपकी प्रोडक्शन कम है। तो सवाल तो सबसे पहले ये है कि जो ये टारगेट और ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये नंबर लेके कहाँ से आए, क्या इस शोबे में इस वक्त इतना पोटेंशियल है कि आप 300 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे? दूसरी बात आपने ये कही कि ज़राअत 22% है पूरे एग्री का मईशत का, वो भी दुरुस्त है, लेकिन उसमें से 60% इज लाइव स्टॉक, और 60% जब आपका लाइव स्टॉक है वो तो आपके एग्रीकल्चर से बाहर हो गया। यानी अभी आप जो पोटेंशियल कह रहे हैं एग्रीकल्चर का वो 11% है, और उसमें जो क्रॉप्स हैं उनमें सारों में इस वक्त नुकसान हुआ है डिफरेंट तौर तरीकों से। बात सारी ये है कि प्रिंसिपली अगर बात आप ये कर लें तो ज़राअत में, और आप क्या करेंगे, छोटा मुतवस्सित तबके का काश्तकार जो है वो पेपर और पेंसिल लेके सारे बाबुओं के पीछे भागता दौड़ता फिरेगा। जरूरत इस चीज की है कि, और फैसला इस चीज करने की जरूरत है कि क्या ज़राअत में इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाने की जरूरत है। अगर इन 2-3 चीजों के सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, बैनुल अक़वामी एग्जाम्पल्स देख लिए जाएंगे कि आया वहां पे एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है या टैक्स्ड है,
ये चीजें देख ली जाएंगी तो कुछ ना कुछ हमें इसके सवालात के जवाबात हमें मिल जाएंगे। ये भी बात कहें अगर कि हमने टैक्स लागू किया कि हमारी मईशत के लिए अच्छा है तो अच्छी बात है। ये कह देना कि हमने टैक्स लागू किया है क्योंकि IMF ने कहा है, तो बजाते खुद इस बात को ये कबूल करना हुआ कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि हमें IMF ने कहा है तो हमने कर दिया है। सही, ठीक है। महमूद साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ से आता हूँ। हाँ इकराम साहब, ये अब जो इस वक्त जो रिजर्वेशंस हैं महमूद साहब के, कि एक ऐसा सेक्टर जो कि इस वक्त बड़ा चैलेंजेस से गुजर रहा है और प्रोडक्शन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पिछले साल जो एक गंदम वाला पूरा एक सिलसिला चला उसमें कितना काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में अभी टैक्स का नफाज IMF के कहने पर या इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये 300 अरब हासिल करने से जो दीगर सेक्टर्स हैं, क्या उन पर कुछ बोझ कम हो सकेगा, जैसे सैलरीड क्लास है या और दीगर लोग जो कि पहले से टैक्स पेयर्स हैं? जी, पहले तो ये कि ज़राई आमदनी पे इनकम टैक्स कोई अभी तो नहीं लगा है। ये तो अब कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कि 24 साल के करीब, इससे कुछ ज़्यादा। पंजाब में तो 1997 में ये लॉ आया था। अब कलेक्शन उस वक्त भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसको कलेक्ट करने का कोई तरीका जो था उनके पास पंजाब ने तो किया ही नहीं था। अब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास था, ना उन्होंने कोई रिटर्न, ना कभी उसके लिए ऑनलाइन कुछ कोई भी उन्होंने एफर्ट नहीं की थी। अब इकट्ठा जो हो रहा था वो यही था जो पहले भी पर एकड़ के हिसाब से हो रहा था। मैंने तो नहीं देखा कि किसी की रिटर्न को लेकर उन्होंने कोई असेसमेंट की हो। और सिंध और जो था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, अब सवाए सिंध में कुछ ज़मीनें आप इसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तो बलकर निकाल ही दीजिए, वहाँ कोई ऐसी काबिल ज़िक्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है भी नहीं। और ये बात भी दुरुस्त है कि ये दरअसल टैक्स जो है ये क्रॉप्स के ऊपर है, लाइफ स्टॉक के ऊपर तो पहले भी टैक्स जो था वो FBR का ही जिम्मा था अगर वो कलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो IMF ने सिर्फ ये कहा था कि आप इसके रेट्स जो हैं वो अपने जो वफाक के इनकम टैक्स के रेट है उसके बराबर कर दीजिए। अब ये हैरत की बात है कि जब लो रेट था तो उस वक्त कलेक्शन नहीं हो रही थी, तो हाई रेट पे, जबकि सेक्टर के हालात भी अच्छे नहीं हैं और इस वक्त तो बहुत बड़ी मुश्किल से वो बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आप लो रेट पे तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके तो हाई रेट पे कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है ये 300 की फिगर हो या 800 की हो, ये भी बस जो हमारे वहाँ लोग बैठे होते हैं वो ज़हनी तौर पर IMF को बता देते हैं कि जी ये पोटेंशियल है, कुछ वो अपनी कैलकुलेशंस करते होंगे। मगर ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है कहना कि अब 22% के अंदर क्रॉप का हिस्सा जो है वो 100% वही था। तो पहले तो फिर FBR अपनी नालायकी तस्लीम करे कि उन्होंने लाइफ स्टॉक पे कभी टैक्स वसूल नहीं किया, और अब पंजाब ने तो लाइफ स्टॉक अपने में डाल लिया है, तो एक नया झगड़ा पड़ेगा कि ये आईनी तौर पर किस का हक है। और बड़ा अच्छा होगा कोई रिट कर देगा तो पूरा टैक्स ही खत्म हो जाएगा। तो पंजाब के मेरे ख्याल में लॉ मेकर्स ने बड़ी इसमें अपनी तरफ से होशियारी की है कि लॉ ही ऐसा बनाया है जो आसानी से चैलेंज हो जाए और ख़त्म हो जाए, हाई कोर्ट भी इसको स्टे कर दे। तो उनका कोई इरादा टैक्स देने का नहीं है, क्योंकि छोटे जिम्मेदारों को बल्कि किसानों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इस लॉ से होगा। बड़े जिम्मेदार तो देंगे भी नहीं, और उन्होंने अगर लॉसेस डिक्लेयर करने शुरू कर दिए और उनके पास अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एडवाइजर होंगे वो कभी नहीं देंगे। और फिर मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बेचारे जो गरीब किसान हैं उनके पीछे जो बाबू हैं वो भागेंगे और एक नया रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे। तो ये इस वक्त बिल्कुल इल एडवाइस था कि हम इतना रेट हाई पे करते, लगा तो पहले हुआ था, तो ये भी गलत फहमी दूर करनी चाहिए कि ये पहली दफा लगा है ये टैक्स। तो लेकिन इकराम साहब इस बार फर्क ये है ना कि अब तो IMF को मुतमईन करना पड़ेगा ना। अब उनसे उनकी भी बाकायदा डिमांड थी कि ज़राई सेक्टर को भी, रियल एस्टेट सेक्टर को भी, रिटेल सेक्टर को भी, जो सेक्टर अपना एक हिस्सा नहीं, अपना रोल प्ले नहीं कर रहे टैक्स कलेक्शन में, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाए। अब तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता है कि अगर रेट हाई कर दिया है तो फिर दोबारा बच के निकल जाए जैसे पहले लोअर रेट पे कभी जमा नहीं हो सका। नहीं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सख्त सवालात और विजिलेंस होगी, मगर फिर हम अपना निज़ाम खुद तो ठीक करना नहीं चाहते हैं। जब हमें IMF आके कहता है कि ये चीज़ें ठीक कर ले तो फिर ही हमें होश आती है। अगर हम वाकई एग्रीकल्चर से टैक्स लेते हैं और फिर उनको उसी तरह से सब्सिडीज़ देते जैसे कि वेस्ट के अंदर दी जाती हैं, तो हम भी IMF को बता सकते थे कि जी आपके ममालिक में भी तो ये पूरे का पूरा सेक्टर जो है सब्सिडाइज्ड होता है, क्योंकि जाहिर है कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है।
तो आपने कौन सी किसानों को वो मुराद दे दी हैं जो वेस्ट के अंदर लोगों को हासिल हैं। आप उनको महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं, आप उनके फर्टिलाइजर्स पे, आप उनकी जितने भी इनपुट्स हैं उसके ऊपर आपने हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ नहीं होती। अगर IMF वाले के साथ जो निगोशिएट करने वाले लोग हैं उनको कोई लोगों का दर्द हो, वो काबिल हो, तो वो उनको बता सकते हैं कि जी बिल्कुल सही है, हम अपना अच्छा निज़ाम पैदा कर लेंगे, मगर फिर हम वो चीज़ें भी देंगे जो वेस्ट वाले देते हैं। अब कौन सा दुनिया में मुल्क है जहाँ पे आपका जो 18% GST हो और उसके बाद लोगों को ना तालीम हासिल हो, ना उनको किसी किस्म की स्टेट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ दी जाए जो वहाँ दी जाती हैं। तो रेट हम यूरोप वाले रखना चाहते हैं और हरकतें हमारी वो उस मुल्क जैसी भी नहीं है जो बुनियादी सोच से भी, हम तो अफ्रीका के मुल्कों से भी अब गए गुजरे हैं। तो फिर दोनों बातें IMF मान लेना कि फिर हम अपने लोगों को वो सहूलतें भी दें। बिल्कुल सही। तो अब महमूद साहब, ये जो एक परसेप्शन पिछले 25 साल से टैक्स नाफिज होने के बावजूद भी ये रहा है कि ये सेक्टर ये टैक्स देता ही नहीं है, तो टैक्स नेट से ही बाहर है। अब ये बाकायदा तौर पर जब ये हायर रेट्स के साथ अब टैक्स आप लोगों पर नाफिज किया गया है, तो ये पिछले जो 25 साल में ये एक सिलसिला रहा है, ये इसकी क्या वजूहात हैं? हमेशा से तो चैलेंजेस ऐसे नहीं थे जो कि पिछले 1-1.5-2 साल में आप लोगों ने फेस किए हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये बात जरूर हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हम फार्मर्स को भी कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है उससे शायद पोटेंशियल ज्यादा है। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन मसला सारा ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि जब अगर 15% टैक्स था तो भी कलेक्शन नहीं होती थी और वो पैसे कहीं और आपकी ब्लैक इकोनॉमी में चले जाते थे। अब सवाल ये है कि आपने जब 45% कर दिया, और ये सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं है, तो मुझे इस सवाल का तो कोई जवाब दे कि इससे ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगी या इससे ब्लैक इकोनॉमी कम होगी, हमें कोई ये माहिर लोग बता दें। तीसरी बात ये कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। फिक्स टैक्स जो जमीनों के ऊपर, पानी के ऊपर, वो तो काफी अच्छे से और पहले से ही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी सिंध में 2000 से लागू है और जो इनकम के ऊपर देना चाहिए। अब अगर कोई कलेक्ट नहीं करता, वो उन्हीं लोगों को आपने कलेक्शन के लिए कहा है वही कलेक्ट करेंगे, तो अगर कोई कलेक्ट नहीं करता और पैसे इधर से उधर कर देता है तो आप एक प्रोडक्टिव सेक्टर को और वजन तले लाएंगे तो उससे उसको आपको क्या फायदा मिलेगा? हमारा तो सवाल ये, आप ये कह रहे हैं कि इससे ये रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है, इससे आपकी यील्ड्स बढ़ेंगी या इससे आपकी यील्ड्स घटेंगी? इन सवालों के जवाब नहीं है। आपने साथों साथ डीरेगुलेशन के नाम ये तो कर दिया कि जब फार्मर बेचे अपनी चीजें तो आधी कीमत में, लेकिन आपने तो एक्सपोर्ट मार्केट भी नहीं खोली। ये कौन सा IMF का इक़दाम है डीरेगुलेशन का कि जब फार्मर की चीज उतरे तो कोई खरीदार ना हो, उसके वो तो कर दो, लेकिन फार्मर के लिए एक्सपोर्ट मार्केट बंद करके रखो। ये कौन सी डीरेगुलेशन और इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा हुआ है? मेरे ख्याल में बहुत कम सोच, कम प्लान के साथ जाके एक सिग्नेचर किया गया है ताकि हम अपने 6 महीने लोन निकाल के आगे चल सकें। मेरे नहीं ख्याल में कि इनके ख्वाबों की कोई ताबीर होने लगी है। जिस तरह के ये टारगेट्स और नंबर्स की बात कर रहे हैं, इस तरह की कोई कलेक्शन ना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में, ना ही इसमें से कोई कलेक्शन होने लगी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकरामुल हक साहब। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।